नमः महेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाया हूं, जो कि वर्णों के उच्चारण स्थान से संबंधित है। देखिए, अभी तक हमने आपको महेश्वर सूत्र पढ़ाया, उसके पश्चात वर्ण विचार से संबंधित वीडियो अपलोड किया। अब वर्ण जो होते हैं उनका बोलने का जो उच्चारण करने का स्थान होता है, तो वर्णों के दो स्थान होते हैं, एक तो प्रयत्न स्थान होता है, एक उच्चारण स्थान होता है। तो सबसे पहले हम उच्चारण स्थान के विषय में चर्चा करेंगे, फिर उसके पश्चात जो प्रयत्न स्थान है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वर्णों का उच्चारण स्थान है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आप चाहे जिस भी पेपर को दीजिए, चाहे जिस भी एग्जाम को दीजिए, हर एक एग्जाम में उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। तो कापी कलम लेकर के आप बैठिए और बहुत आराम से ध्यान से समझ के पढ़ेंगे तो कभी भी आप इसको भूल नहीं पाएंगे, एकदम आसानी से इसको आप अच्छे से कर पाएंगे। देखिए, हमने यहाँ लिख दिया है, पहले सूत्र लिखा है, फिर वर्ण लिखा है, फिर संज्ञा लिखा है। इसका मतलब ये है कि कौन सा सूत्र है, उस सूत्र में कौन कौन से वर्ण आते हैं और उन वर्णों की कौन सी संज्ञा होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये लिखते हैं अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, यह सूत्र है। ये सूत्र, जब इसी सूत्र को हम अलग करते हैं तो इसमें 4 पद मिलते हैं। पहला तो मिल जाता है आपका अ। इस अ से हम अ के 18 भेद जान जाते हैं। अब जो 18 भेद अ के होते हैं वो हम बाद में चर्चा करेंगे। तो यहाँ सिर्फ अ देखते हैं हम, अ। फिर उसके बाद आता है कु। कु अर्थात क वर्ग। अभी हमने आपको बताया था महासूत्र सूत्र में ही कुचु टू टू पु एते उदितः, अर्थात कुचु टू टू पु इन 5 वर्गों की उदित संज्ञा होती। तो वही कु है, माने क वर्ग। क वर्ग माने क ख ग घ अंग। क ख ग घ और अंग, ये 5 हो जाते हैं, क वर्ग में आते हैं। फिर उसके बाद आता है ह। फिर उसके बाद आता है विसर्ग। यही 8 वर्ण हैं विसर्ग। ठीक, इन 8 की ही देखिए, एक अ हो गया, एक क वर्ग में 5 आ जाते हैं आपके क ख ग घ ङ, और एक हो जाता है ह, और एक हो जाता है विसर्ग। अर्थात अब इनकी कौन सी संख्या, यहाँ लिखा हुआ है कंठ। अर्थात इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो अ आ है, अथवा क वर्ग है, क ख ग घ ङ है, अथवा ह है, अथवा विसर्ग है, इन 8 की कौन सी संज्ञा होती है, कंठ संज्ञा होती है। कंठ क्यों हुआ, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण कंठ से किया जाता है। ये आपका कंठ है, यहीं से हम बोलेंगे क ख, आप इस पर हाथ रख करके जब भी उच्चारण करेंगे तो इसमें एक कंपन होगा, एक झनकार होगा, इससे समझ में आता है कि हाँ देखिए इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। जैसे अ आ, क ख ग घ ङ, ह और विसर्ग। विसर्ग भी ह के समान उच्चारण होता है, इसीलिए विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है, कंठ माना। जैसे हम कहते हैं रामः, तो विसर्ग को किस के समान उच्चारण कर दे रहे हैं, ह के समान, इसलिए विसर्ग का भी उच्चारण स्थान मान लिया जाता है कंठ। तो इस प्रकार हम इस सूत्र से देखते हैं। ये सूत्र बहुत ही अच्छा है, आसान है। इन सारे सूत्रों को यदि आप याद कर लिए तो कभी भी आप भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि बस इतना आपको याद है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अ से अ आ, कु से क वर्ग, हा से ह और विसर्ग से विसर्ग। अर्थात इन 8 वर्णों की अगर ये पूछ लिया जाए, कोई पूछे कि कितने वर्णों की कंठ संज्ञा होती है, अथवा कितने वर्ण कंठ से उच्चारित होते हैं, बोले जाते हैं, तो आप बताएंगे 8, जिसमें ये सभी आ जाते हैं। ठीक हो गया ना। अब जैसे सूत्र तो हो गया अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, और वर्ण कौन कौन से हो गए, तो अ आ, क वर्ग, ह और विसर्ग।
तो यहाँ अ दोनों नहीं गिनेंगे, सिर्फ हम अ गिनेंगे क्योंकि यहाँ पर अ लिखा गया है। तो अ, फिर क वर्ग, फिर ह और विसर्ग, अर्थात कितने वर्ण हो गए? 8 वर्ण हो गए। इन 8 वर्णों की कौन सी संज्ञा होती है? तो कंठ संज्ञा होती है, अर्थात इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ठीक है, एकदम आसान है, आप और समझेंगे धीरे धीरे वो भी क्लियर होगा। फिर अगला सूत्र हम देखते हैं, ये तो हो गया पहला। फिर दूसरा आता है, ये है ईचुय शानाम ताल। देखिए अब यह सूत्र क्या कहता है, सेम उसी तरह से भी है। ये सूत्र इतने अच्छे हैं, इनसे आप एकदम आसानी से प्रत्येक वर्ण के उच्चारण स्थान को आप निश्चित कर सकते हो, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी संशय नहीं रह जाता है। जैसे देखते हैं, इचुयशानाम तालु। अब यहाँ ई से ई के 18 भेदों का बोध हो जाता है। ई हो गया, फिर चू से च वर्ग, आप जानते हैं जैसे जैसे और श, और फिर इचूय, अच्छा यह अभी छूट गया, एक य है, एक चू है, एक ई है और एक श है। तो कुल आपके यहाँ भी 8 वर्ण हो जाते हैं, जिनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। तो एक होता है आपका य और एक होता है श। अब देखिए ई एक हो गया, च वर्ग में 5 वर्ण हो गए, जैसे जैसे और फिर य और फिर स। यहाँ भी 1 5 6 7 1 8। तो ताल, इसका संज्ञा कौन सा हो गया? ताल संज्ञा हो गया। इसमें भी वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 8 वर्ण। सेम वही कंडीशन है, कुछ नहीं करना है। अब तालु और मूर्धा 2 पद होते हैं, अक्सर इसी में लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि हमारे मुख में तालु कहाँ है और मूर्धा कहाँ है। देखिए, जो हमारा मुख आप खोल लेंगे, ये नीचे वाला जो पार्ट है, नीचे यहाँ जिह्वा के नीचे, इसी को कहते हैं तालु। और जो जिह्वा के ऊपरी स्थान पे है, ऊपर वाला, उसको कहते हैं मूर्धा। ठीक है, जब हमारी जिह्वा नीचे स्पर्श करती है, जीभ के नीचे वाले भाग को टच करती है, उसको तालु कहते हैं। और जब हमारी जिह्वा ऊपर की ओर जाकर के स्पर्श करती है, तो उसको कहते हैं मूर्धा। ये तो हो गया। अगर इसको याद करना, एक ट्रिक है, बढ़िया ट्रिक है, इसको समझिए आप। यहाँ लिखा है मूर्धा, कोष्टक में आप लिख दीजिए मुर्दा। मुर्दा में मरा हुआ व्यक्ति। अब व्यक्ति मरने के बाद कहाँ जाता है? ऊपर स्वर्ग में जाता है। अर्थात जब हमारी जीवा कहाँ जाए? ऊपर। अर्थात वही क्या हो गया? मूर्धा हो गया। जैसे हम ट ठ ड ढ ड, जीभ हमेशा ऊपर स्पर्श कर रही है, तो ऊपरी स्थान क्या हो गया आपका? मूर्धा हो गया। मूर्धा मुर्दा याद करेंगे, मुर्दा ऊपर जाता है मरने के बाद, जीवा जब हमारी ऊपर जाए तो समझ लीजिए मूर्धा को टच कर रही है। ये एक आसान तरीका है जिससे हम मूर्धा को क्लियर कर सकते हैं। यह जो तालु है, तालु को आप याद समझने के लिए याद कर लीजिए, ताल, ताल खेत को बोला जाता है। ऐसे खेत जहाँ पर न कोई घास फूस, न पेड़ रूख, कुछ नहीं, एकदम पूरा एकदम खाली मैदान, उसी को ताल कहते हैं। ठीक है, तो जो ताल होता है कहाँ होता है? जमीन। जमीन स्वर्ग की अपेक्षा कहाँ है? नीचे है। तो ताल कहाँ है? नीचे है। भाई स्वर्ग ऊपर गया तो पृथ्वी नीचे हुई ना, तो नीचे। अर्थात जब हमारी जीवा कहाँ आए? नीचे की तरफ आए, तो वो क्या है? तालु है। सबसे आसान तरीका यही है, इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जब भी मूर्धा की बात आई, तुरंत मुर्दा माइंड में आए। मुर्दा अर्थात ऊपर। जब जिह्वा ऊपर स्पर्श कर रही है तो वह सारे वर्ड मूर्धा हो जाते हैं। जब जिह्वा नीचे की ओर स्पर्श करती है तो सारे वर्ड क्या हो जाते हैं? तालु हो जाते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं च छ, जीभ देखिए हमेशा नीचे ही दबी हुई है। च छ ज झ ञ, ई श य, लेकिन जब वही ट ठ ड ढ ण कहते जीभ ऊपर जा रही है, तो यही है। तो इस तरह से जीवा को महसूस करके आप केयर करके ध्यान से
वर्णों को उच्चारण करके भी पकड़ सकते हैं कि हमारी जीवा कहाँ जा रही है। जिस स्थान को स्पर्श कर रही है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाता है। तो यहाँ पर इचुए शानाम तालु अर्थात ई से ई, चू से च वर्ग, य से य और श से श अर्थात इन 8 वर्णों की कौन सी संज्ञा होती है? तालु संज्ञा होती है। अर्थात इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ये बहुत पूछा जाता है, बहुत ध्यान देकर एकदम आराम से केयर करेंगे, कभी दिक्कत नहीं होगा। तो इचुए शानाम तालु सूत्र याद कर लेंगे तब तो और बेस्ट है। इचुए शानाम तालु। तो इस प्रकार से इन 8 वर्णों की उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? तालु। फिर तीसरा सूत्र हम लोग देखते हैं। इसको आप कापी में वीडियो रोक करके आप आराम से लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं। फिर अगला सूत्र आपका आता है री टूर शाम मूर्धा। अब देखिए मूर्धा की बात आ गई, ऋटुर शाम मूर्धा। अब इसको देखिए तो यहाँ पर कौन से वर्ण मिला है? री मिल रहा है। फिर उसके बाद क्या है? ट वर्ग है। ट वर्ग माने ट ठ ड ढ अण, फिर र है और फिर श है। अर्थात फिर यहाँ 8 वर्ण मिल गए। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 हैं। ट है, ठ है, ड है, ढ है और ड है। तो ये 5 वर्ण हो गए, एक ये हो गया और एक र और एक श। अर्थात इन 8 वर्णों की भी कौन सी संज्ञा होती है? तो मूर्धा संज्ञा होती है। अर्थात इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। ठीक है। तो ऋटूर शाम मूर्धा, यह सूत्र कहा कि री, ट वर्ग, र और श इन 8 वर्णों की मूर्धा संज्ञा होती है। अर्थात इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। कोई भी क्वेश्चन बन जाए, जैसे पूछ ले कि इनमें से कौन सा मूर्धा उच्चारण स्थान वाला वर्ण है, तो ट ठ ड ढ अण इनमें से कोई रहेगा आप लगा देंगे, री रहेगा लगा देंगे, र रहेगा लगा देंगे और श रहेगा लगा देंगे। जैसे हम पढ़ते हैं री, देखिए जीभ ऊपर जाएगी, री, र, ट ठ ड ढ ड और श। जीभ को ऊपर ले जाकर के आप बोलेंगे जीवा को, तो बनेगा श न श। ठीक है। तो इस तरह से तो री टूर शाम मूर्धा, अर्थात ये जो शाम या विसर्जनीयानाम अथवा इचुषानाम, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। ये यहाँ पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। छ के खाते 3, यहाँ छ से तात्पर्य षष्ठी विभक्ति और 3 से हो गया बहुवचन। अर्थात री, ट, र और श इन वर्णों का, इनका, ये अर्थ है देखा, आम जो लिखा है इसका अर्थ क्या है? इनका। इनका अर्थात इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। ठीक है। तो इस तरह से ये आपके 8 वर्ण पुनः फिर प्राप्त होते हैं। इसमें री है, ट वर्ग है, र है और श है। इन 8 वर्णों की कौन सी संज्ञा होती है? मूर्धा संज्ञा होती है। अर्थात इन 8 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। मूर्धा के विषय में हमने अभी बता ही दिए। अब देखिए अगला सूत्र आता है री के बाद री आता है, री टू ल शानाम, ऋतुल शानाम दंताः। अब देखिए यहाँ भी देखिए 8 वर्ण मिल जाएंगे। जैसे है, एक तो हो गया आपका री, फिर हो गया ट वर्ग, फिर हो गया ल और फिर हो गया श। ठीक है। इन 8 वर्णों की, कितने वर्णों की? तो 8 वर्णों की कौन सी संज्ञा होगी? तो दंत। दंत मीन्स दांत। जब हमारी जीवा किसको स्पर्श कर रही हो? दांत को स्पर्श कर रही हो। जैसे हम पढ़ते हैं लरी, तो देखिए जीवा जाके ऊपर वाले दांत को टच कर रही है, लरी। फिर है त थ द ध न, फिर संतोष स,
फिर ल, तो लृ और ल दोनों मिल ही रहे हैं, तो जब लृ दंत हो गया तो ल भी दंत है। तो लृ त थ द ध न, फिर ल, फिर संतोष। संतोष तो जीवा दांत के पास आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन 8 वर्णों का अर्थात लृ तथा द ध न, ल और श, इन 8 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत है, अर्थात इनकी दंत संज्ञा भी होती है। संज्ञा आप कह लीजिए अथवा उच्चारण स्थान कह लीजिए दंत न। तो इस तरह से तो लृ त वर्ग ल और श, इन 8 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बस सूत्र को क्लियर कर लीजिए, सूत्र को अच्छे से याद कर लेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। अभी हम याद करने का तरीका भी बता देंगे कि कैसे आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। फिर देखते हैं हम आगे, अगला सूत्र है जिनमें अन्य वर्णों के विषय में चर्चा किया गया है। अब लृ के बाद आता है उपपद्मानीयानाम, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ, ठीक। अब देखिए इसमें 8 वर्ण नहीं है, इसमें 7 ही हैं। जैसे उ एक हो गया, एक हो गया पू से प वर्ग, एक हो गया उपधमानीय, देखिए यहाँ पर वृद्धि संधि है, अरे सॉरी दीर्घ संधि, क्योंकि दीर्घ संधि कैसे? देखिए उपू था और फिर उपधमानीय था, उपधमानीय। अब यहाँ उ है, यहाँ उ है, इसका दीर्घ कर देंगे तो बड़ा उ हो जाएगा, बन जाएगा उपधमानीय, ये बनेगा। अर्थात ये हो गया कि उ और पवर्ग और उपधमानी, और उपधमानी आप जानते हैं कि प और फ के पहले जो अर्ध विसर्ग लगा होता है इसको ही उपधमानीय कहते हैं। तो यहाँ उपधमानी में आपका प और फ आता है। इसको भी आसान तरीका है याद करने, देखिए इसका नाम है क्या? उपधमानीय नाम है, प और फ का। और यहाँ देखिए प आपको दिख रहा है, एक होता है जिह्वा मूलीय होता है, यही 2 स्ट्रा है जिह्वा मूलीय वर्ण। तो जिह्वा मूली में आता है क और ख, क और ख के पहले अर्ध विसर्ग होता है और उपधमानी के पहले भी होता है, लेकिन ध्यान से देखेंगे यहाँ प लिखा हुआ है और उपधमानी में भी यहाँ क्या है? प है। तो इसके इसी प से आप पकड़ लेंगे कि प और फ के पहले देखो उपधमानीय लिखा है, उपधमानीय लिखा है, यहाँ से प पकड़ लिए और यहाँ से ये जो उ बना हुआ है इसी को अलग करेंगे तो ऐसे बन जाएगा, मतलब ये ऐसे ऐसे बन जाएगा। कैसे? देखिए एक ये हो गया तो इसको हम यहाँ उठा लाएं और ये वाला है इसको हमने नीचे कर दिया, ठीक है। तो ये चिन्ह है और यहाँ क्या है? प है, तो इसी प से आप पकड़ लेंगे कि यदि प और फ के पहले अर्ध विसर्ग लगा हो तो उसको हम उपधमानीय कहते हैं। अब उपधमानी में जब प फ है और प फ ब भ म जो प वर्ग है उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, देखिए प फ ब भ म, तो वहाँ भी प फ है तो सेवर है कि वो भी हो गया ओष्ठ, और उ आप बोलेंगे वो भी है। तो ये तो सबसे सरल है। अतः इन 7 वर्णों का अर्थात उ का प वर्ग माने 5, 5 एक 6 और उपधमानी 1 7, इन 7 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपका ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ। ठीक, कितने यहाँ वर्ण हैं? यहाँ 7 वर्ण हैं। इन 7 वर्णों का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। ठीक, तो इस आधार पर एकदम आसान है ये, उपु पधमानीयानाम ओष्ठौ, अर्थात उ प वर्ग और उपधमानीय इन वर्णों की ओष्ठ संज्ञा होती है, अर्थात इनका उच्चारण क्या है? ओष्ठ है। ठीक, इस तरह से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आता है ञ म ङ ड़ न नाम नासिका च। य म ङ ड़ न नाम नासिका च। अब देखिए ये क्या कहता है। अब यम अंगणनम में कितने हैं तो 5 हैं, स्पष्ट है। षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। इसमें आता है आपका ञ, फिर म, फिर ङ, फिर न, फिर न। इन 5 ञ म ङ ड़ न अर्थात इन 5 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है तो देखिए नासिका लिखा है और फिर लिख दिया च। हम एक बार गए थे ऐसे ही वाइवा था पीएचडी इनरोल के संबंध में। इनरोल्ड मतलब कहीं भी विद्यालय में आप पढ़ा सकते हैं डिग्री कॉलेजों में प्राइवेट तौर पर, तो उसमें इंटरव्यू लिया जाता है। तो हमसे यही पूछा कि आप उच्चारण स्थान बताओ या जो पंचमाक्षर हैं, तो हमने यही बताया कि मंगणना नाम नासिका च। उन्होंने पूछा इस च पद से क्या तात्पर्य है। तो देखिए च का अर्थ होता है और मतलब क्या, जैसे राम श्याम गए और, जब और पद आ गया इसका मतलब कोई और है, यही और का बोध होता है। तो यहाँ जब इसने कहा नासिका तो नासिका तो मुख्य हो गई कि भैया यह मंगलम का मुख्य उच्चारण स्थान क्या है, नासिका है। च माने और माने अब देखिए हर एक का अलग अलग हो जाएगा। जैसे ञ है तो ये च वर्ग का है अर्थात नासिका और तालु। फिर म है तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ अर्थात नासिका और ओष्ठ। उसी प्रकार से ङ है तो इसका उच्चारण स्थान है कंठ, इसका मतलब नासिका और कंठ। ण है इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा, इसका मतलब क्या हो गया आपका नासिका और मूर्धा। न है अर्थात है दंत, इसका मतलब ये हो गया कि जो यम मंगलम पंचमाक्षर हैं प्रत्येक वर्ग के, इनका तो मुख्य उच्चारण स्थान है नासिका। अगर कोई भी आपसे पूछे कि न का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है, तो आप हमेशा बताएंगे नासिका। किंतु जैसे अगर क्वेश्चन दे ही दिया कि ञ का उच्चारण स्थान क्या है, ऑप्शन में दे दिया कि नासिका दे दिया, तालु दे दिया, यही वाला तालु दे दिया, ओष्ठ दे दिया और दे दिया आपका कंठ, और पूछ लिया कि ञ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप सदैव लगाएंगे नासिका। ये नहीं है तालु लगा देंगे, ये लगा देंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि नासिका इसका मुख्य है। ये तो गौण रूप से है, मुख्य क्या है नासिका है। हाँ अगर उभव दे दिया कि नासिका तालु फिर दे दिया उभव माने दोनों, तब तो ठीक है आपने उभव लगा दिया। किंतु यदि नासिका और तालु दोनों है तो आपको सिर्फ और सिर्फ नासिका ही लगाना है। यही इसका है मतलब कि भैया यह मंगला नाम का मुख्य उच्चारण स्थान है नासिका, ठीक है। और क्या माने और माने अलग अलग, तो प्रत्येक का अलग अलग हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जिससे आप एकदम क्लियर रहें। जैसे अब इन पांचों का, जैसे ञ का, म का, ङ का, ड़ का और न का, इन पांचों का मुख्य प्रधान जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, नासिका है पांचों का। और गौण रूप से क्या है, गौण माने जो कमजोर हो, मुख्य से थोड़ा कमजोर होता है। तो अब ञ है तो इसका हो जाएगा तालु, म है तो इसका हो जाएगा ओष्ठ, न है, चलिए नासिका हम लिख ही देते हैं सब में, नासिका, नासिका प्लस कंठ, फिर हो जाएगा न, इसका भी नासिका
प्लस मूर्धा, फिर यहाँ क्या है नासिका प्लस दंत। मतलब यह हो गया। अब देख, आपने सूत्र पढ़ा होगा कि मुख वचनोनुनासिकः, मुख वचनोनुनासिकः। ये अनुनासिक की परिभाषा देता है। ये कहता है नहीं, सूत्र है कि एक मिनट, अनुनासिक एक शब्द है, अनुनासिक अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान मुख और नासिका दोनों होता है। मुख प्लस नासिका, अर्थात जिन वर्णों का हम उच्चारण मुख प्लस नासिका दोनों से करते हैं, उन वर्णों को ही क्या कहते हैं, मुख नासिका वचनोनुनासिका। वही वही लिखे थे, सही था। मुख वचनों नुनासिका नुनासिको। ऐसे है कि मुख वचनों नुनासिका, मुख वचनों नुनासिको, मुख वचनों, एक मिनट, मुख नासिका है, मुख नासिका वचनों नुनासिका। यहाँ थोड़ा भूल रहे थे, देखते हैं। तो ये सूत्र क्या कहा कि मुख नासिका, अब है वचनों नुनासिकः। देखिए ये क्या कहता है, ये कहा भैया, देखिए यहाँ लिखा है मुख और यहाँ लिखा है नासिका, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्थान माने उच्चारण मुख प्लस नासिका, मुख और नासिका दोनों से किया जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नाक दोनों की सहायता से, मुख भी हम उसमें उपयोग करेंगे और नासिका का, उसको ही कहते हैं अनुनासिक वर्ण। अर्थात इसका मतलब ये निकला कि ये जो पांचों हैं, इन पांचों की कौन सी संज्ञा होगी, अनुनासिक संज्ञा होगी। अनुनासिक, ये अनुनासिक वर्ण हैं पांचों। ये अगर आपसे पूछे कि अनुनासिक वर्ण कितने हैं, तो आप बताएंगे 5, क्योंकि इनकी संख्या कितनी है आपके सामने है, ये 5 है। ठीक है, कौन, यमंगणनम। ये प्रश्न बनता है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि कितने वर्णों की अनुनासिक संज्ञा होती है। तो 5 वर्णों की अनुनासिक संज्ञा होती है। क्यों होती है, इसलिए क्योंकि इन 5 वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो मुख और नासिका दोनों का हम उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, तब जाकर हम इसका उच्चारण कर पाते हैं। जैसे यदि हमको ञ बोलना होगा तो ञ में तालु का भी सहयोग लेना है और नासिका का भी लेना है। अगर म बोलना है तो आप मान लीजिए म बोलना है, सिर्फ ओठ का प्रयोग करेंगे, नासिका का नहीं तो नहीं कर पाएंगे। जैसे नासिका आप दबा लीजिए और म देखिए नहीं बोल पाएंगे, तुरंत इसमें झनकार आवाज जाएगी। आप प्रैक्टिकल करके देखते रहेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। या फिर मुख बंद कर लिए और न बोलें तो कभी नहीं बोल पाएंगे, ओष्ठ का ही उसमें उपयोग करना है। तो कुल मिलाकर के ये है कि यह जो पंचमाक्षर हैं, यमंगणनानाम नासिका च, यही कहता है कि यमंगणन, इन ये जो पंचमाक्षर है या 5वें वर्ण हैं, इन 5 वर्णों की अनुनासिक संज्ञा होती है। इनका उच्चारण स्थान क्या है, तो मुख्य रूप से तो है नासिका और गौण रूप से अलग अलग है, किसी का ताल, कोई ओष्ठ, कोई कंठ, कोई मूर्धा, कोई दंत। ठीक है, मुख्य रूप से नासिका ही आप बताएंगे, लेकिन ऑप्शन में यदि दोनों है और उभव दिया है तो आप दोनों बताएंगे। ठीक, तो इसलिए अब ये तो बात एकदम क्लियर हो गया कि च से मतलब क्या हुआ। अगर कोई पूछेगा यमंगणनानाम नासिका च में च का मतलब क्या है, तो आप बता दें च का अर्थ होता है और, अर्थात नासिका तो है ही और इसके अतिरिक्त भी है।
तो सबका अलग अलग आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इन पंचमाक्षर, इन पांचों वर्णों की अनुनासिक संज्ञा होती है, अर्थात ये अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसको आराम से आप लिख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, एक दो बार आप प्रयास करें। देखो यहाँ खुद ही लिखा है, मुख नासिका वचन, अर्थात जिनका उच्चारण, वचन से अर्थ निकलेगा उच्चारण से, अर्थात मुख और नासिका से जिनका उच्चारण किया जाता है उनको अनुनासिक वर्ण कहते हैं। और हम देखते हैं कि इन पांचों वर्णों का उच्चारण मुख का भी सहयोग लिया जा रहा है, ये मुख वाले हो गए और ये नासिका हो गया, इसलिए पांचों क्या कहलाए, अनुनासिक कहलाए। ठीक, आगे देखिए। आगे देखिए, अगला आता है आपका ए दै तोह कंठ ताल, अर्थात यहाँ समझिए आप, इसने कहा ए दै तोह, अलग करेंगे तो बन जाएगा एत, एत हो जाएगा ऐसे, एत धन एतोह, एतोह माने इन दोनों की, इन दोनों की मतलब इसी एत से क्या निकलेगा, इसमें से निकलेगा आपका ए और आई, ये दोनों वर्ण है, ए और आई, एत, एदैतोह को अलग करेंगे, ए तो हो जाएगा प्लस एतोह बन जाएगा, तो इसमें हम वृद्धि संधि कर देंगे, या हाँ एतोह बनता है रूप, अर्थात एतोह माने इन दोनों का, इन दोनों का माने ए आई, ए आई, इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ प्लस ताल दोनों है, दोनों के उपयोग से, दोनों की सहायता से हम ए आई का उच्चारण कर पाते हैं। क्यों, इसका रीजन देखिए, कारण कि आखिरकार ए आई को हम कंठ और तालु दोनों की सहायता से कैसे करते हैं। देखिए, आप जानते हैं यह जो ए पद है यह गुण संज्ञक वाला पद है, जैसे जब हम अ और ई में संधि करते हैं तो बनता है ए, अब अ का उच्चारण स्थान है कंठ और ई का उच्चारण स्थान है ताल। अब जब कंठ और ताल दोनों मिल करके जब ए बने हैं तो श्योर है कि ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों होगा, इसीलिए कहा कि एदैतोह कंठ तालु, अर्थात ए आई इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ और ताल दोनों है। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि इस ए की उत्पत्ति ही अ और ई के मिलने से हुई है, जहां अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है। अब देखिए, इसको आप समझिए, से मान लीजिए ये माता हो गई, आई पिताजी हो गए, और जब माता पिताजी का जब संबंध हुआ तो ए रूपी पुत्र पैदा हुआ या पुत्री पैदा हुई, आप कुछ भी कर सकते हैं, ये समझने के लिए है। तो श्योर है कि इन दोनों में जो भी गुण पाए जाते हैं, जो भी विशेषताएं, वो अपने बच्चों में तो प्राप्त होंगे ही होंगे, इसीलिए इन दोनों का मिला हुआ रूप ए है, इसलिए इस ए का उच्चारण कंठ और तालु दोनों होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, एकदम आसानी से आप समझ सकते हैं अब कि ए आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु क्यों का। ये तो हो गया ए का, ओ का, आई का भी समझ लीजिए इसी समय, जैसे अ और ए में जब हम वृद्धि संधि करते हैं तो बनता है आई। अब यहाँ तो हो गया कंठ और क्या है, उच्चारण कंठ है, और उसके बाद यहाँ जो अय है ये भी दो से बना है ना, अ और ई। अब ये अ और ये अ दोनों मान लीजिए कट के एक ही बच गए, कंठ हो गया और इसका हो गया ताल, फिर वही मतलब निकल गया। इसीलिए उन्होंने कह दिया कि भैया कि ए और आय, ये वाला आय, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और तालु है। कारण बस इतना ही है कि दोनों का निर्माण ही कंठ और तालु के मिलने से बना हुआ है, इसलिए ए आय का उच्चारण स्थान क्या है,
कंठ तालु है। ठीक ना। फिर आगे देखते हैं, ये आप आराम से समझ गए होंगे, इसको आप भी ऐसा नोट्स बना लीजिएगा देख कर समझ करके। फिर आता है उदयतोह कंठोष्ठम। देखिए ओ दौतोह, ओ दौतोह कंठोष्ठम। अब यहाँ आता है ओत अर्थात ओ औ, ओ और औ। इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ प्लस ओष्ठ दोनों है। कंठोष्ठ ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ दोनों है। सेम वही रीजन यहाँ भी है, देख लीजिए। ओ का निर्माण हम जानते हैं अ और उ, इन दोनों में गुण संधि करने के पश्चात बनता है ओ। अब आप जानते हैं उ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ और अ का उच्चारण स्थान है कंठ। अब इन दोनों से जब मिलकर के ओ बना है, जिसका मतलब इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठोष्ठ हो गया। फिर वही बात है, आप माता पिता समझ लीजिए, इन दोनों से मिलकर के इस पुत्र का निर्माण होगा, पुत्री का निर्माण होगा। अतः इस पुत्र अथवा पुत्री में कंठ और ओष्ठ दोनों का गुण सेव आना ही आना है। इसीलिए ओ अ का उच्चारण स्थान का कहा जाता है कंठ और ओष्ठ। जैसे इदयतोह कंठ तालु वाला था, सेम कंडीशन यहाँ भी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अच्छा, इदयतोह कंठोष्ठम में दो वर्ण थे। इदयतोह कंठोष्ठम में कितने वर्ण थे? ये भी पूछ सकता है कि कितने वर्ण हैं कंठोष्ठ से बोले जाने वाले। तो दो, अरे कंठ तालु से तो ये हो गए, दो हो गए कंठ तालु वाले। और उदयतोह वाले में ओ और औ, ये भी दो ही संख्या में है, ये हो गए कंठोष्ठ। कंठ प्लस ओष्ठ, वृद्धि संधि कंठाष्ठ बन जाएगा, कंठाष्ठम इसलिए कहते हैं ना। अच्छा, कंठाष्ठम औ की मात्रा रहेगी, वृद्धि संधि और कंठ प्लस ओष्ठ तो कंठाष्ठम, ठीक ना। तो कंठ और ओष्ठ हो जाता है ओ औ। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आसान है, खूब आसानी से देखिए। यहाँ संधि के कारण ही इनका निर्माण दो उच्चारण स्थानों से हुआ, इसलिए इनका उच्चारण स्थान दो दो हैं, अलग अलग हैं। फिर उसके बाद आता है वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम। अब देखिए दंतोष्ठम इसका है, तो वकार का देखिए दंत प्लस दंतौष्ठम